साल 2020 में नासा ने परसिवरेंस रोवर को लॉन्च किया था। फरवरी 2021 में लैंड होने वाले इस स्पेसक्राफ्ट ने अभी तक कई सारी डिस्कवरीज की हैं, जिनमें से कुछ की चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की थी। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी और भी सफलताओं के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। परसिवरेंस रोवर सीरीज के इस सेकंड एपिसोड में हम इसकी लैंडिंग सक्सेस एंड इसके हेलीकॉप्टर की चर्चा करेंगे, जिसने मंगल पर उड़ान भरी थी। 30 जुलाई 2020 की तारीख को परसिवरेंस को लॉन्च किया गया था। सुबह 4:50 पर फ्लोरिडा के एक एयरफोर्स स्टेशन से इसने मंगल की ओर उड़ान भरी थी। मार्स हमसे ऑन एवरेज 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर है और एक स्पेसक्राफ्ट को इस तक पहुंचने में करीब 7 महीनों का समय लगता है। जुलाई 2020 में लॉन्च होने के बाद परसिवरेंस ने फरवरी 2021 में अपनी लैंडिंग को कंप्लीट किया था। नासा रोवर्स की लैंडिंग हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग होती है। परसिवरेंस से कई साल पहले नासा ने स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के 2 रोवर्स लॉन्च किए थे। यह एक ट्विन मिशन था। वैज्ञानिक मंगल की सतह को एक्सप्लोर करना चाहते थे। उस समय हमारे पास मंगल से जुड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, जिस वजह से यह दोनों ही स्पेसक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले थे। अपनी रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन के अलावा यह दोनों अपनी फेमस लैंडिंग के लिए भी जाने जाते हैं। नासा ने इन्हें सेफली लैंड करने के लिए एयरबैग्स का इस्तेमाल किया था। कार में लगे एयरबैग्स की तरह ही इनका भी काम रोवर्स को इम्पैक्ट से बचाना था। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट किसी प्लैनेट में एंटर करता है तो उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिट के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इस स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। किस रोवर में कौन सा तरीका अप्लाई किया जाएगा, यह उसके वेट और उसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स पर डिपेंड करता है। इस ट्विन एक्सप्लोरेशन मिशन में पैराशूट्स एंड एयरबैग्स टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, इसमें लैंडिंग के लिए पैराशूट और एयरबैग का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पैराशूट का काम रोवर की स्पीड कम करना होता है, वहीं एयरबैग्स उसे सरफेस पर होने वाले इम्पैक्ट से बचाते हैं। एटमॉस्फेयर में एंट्री करने के दौरान स्पेसक्राफ्ट में बहुत पावरफुल हीट जनरेट होती है। इस हीट के पीछे फ्लूइड फ्रिक्शन का हाथ होता है। जब एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स स्पेसक्राफ्ट से टकराते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से ओवरऑल स्पेसक्राफ्ट का तापमान बढ़ने लगता है, जो कई बार घातक भी साबित हो सकता है। इस हीट से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट में हीट शील्ड नाम की एक लेयर लगाई जाती है। मार्स पर आज तक जितने भी स्पेसक्राफ्ट सेंड किए गए हैं, उन सभी में हीट शील्ड को अप्लाई किया गया था। फिर चाहे वह अपॉर्चुनिटी हो या परसिवरेंस, एटमॉस्फेयर को पार करने के बाद स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम होने लगती है। इसके लिए पैराशूट्स के साथ सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके करंट सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं और अपने हिसाब से स्पीड को कंट्रोल करते हैं। चंद्रयान 3 में भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था, जिसने लैंडिंग करने में काफी मदद की थी। परसिवरेंस रोवर की लैंडिंग बाकी किसी भी स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले सबसे कठिन और खतरनाक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शियन एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद इसका ग्राउंड कंट्रोल से कनेक्शन टूट गया था। पृथ्वी से कोई भी कनेक्शन न होने के कारण यह सिर्फ सॉफ्टवेयर के जरिए लैंडिंग को अटेम्प्ट करने वाला था। सतह से करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उस सॉफ्टवेयर ने पैराशूट्स खोलने का सिग्नल दिया। इस सिग्नल के कुछ ही सेकंड्स बाद वह पैराशूट खुल गए और उन्होंने परसिवरेंस की गति को धीमा करना शुरू कर दिया। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मंगल का वायुमंडल पृथ्वी की तरह डेंस नहीं है। एटमॉस्फेयर के डेंस न होने का मतलब है एयर रेजिस्टेंस का कम होना। अब अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि पैराशूट एयर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके ही स्पीड को धीमा करते हैं। जब हवा के पार्टिकल्स पैराशूट के निचले हिस्से में लगते हैं तो एक फोर्स जनरेट होता है जो गति को धीमा कर देता है। परसिवरेंस में लगे पैराशूट्स ने उसकी स्पीड को धीमा तो किया था, लेकिन वह स्पीड लैंडिंग के लिए सेफ नहीं थी। यही कारण है कि लैंडिंग के लिए पैराशूट के साथ साथ केबल्स का भी इंतजाम किया गया था। पैराशूट्स ओपन होने के कुछ ही देर बाद उस सॉफ्टवेयर ने केबल्स ओपन करने का भी सिग्नल दिया था। यह केबल्स असल में डिसेंट स्टेज नाम के पार्ट में जुड़ी हुई थी, जो आसमान में होवर कर रहा था। इसे आप एक कठपुतली के खेल की तरह समझ सकते हैं। जहां परसिवरेंस एक कठपुतली है, वहीं उसे कंट्रोल करने वाला पार्ट डिसेंट स्टेज है। लैंडिंग की इस टेक्निक को स्काई क्रेन मनूवर कहा जाता है। परसिवरेंस से पहले इसका इस्तेमाल क्यूरियोसिटी रोवर को लैंड कराने के लिए भी किया गया था। फाइनली केबल्स के ओपन होने के बाद रोवर की स्पीड कंट्रोल में आने लगी। जब तक यह सतह के नजदीक पहुंचा, तब तक इसकी स्पीड ऑलमोस्ट रेस्ट पर आ चुकी थी।
एक सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद डिसेंट स्टेज की केबल्स और पैराशूट्स रोवर से डिस्कनेक्ट हो गए। करीब 7 मिनट के ब्लैकआउट पीरियड के बाद यह ग्राउंड कंट्रोल से रिकनेक्ट हो गया और वैज्ञानिकों को एक चैन की सांस मिली। इन 7 मिनट्स को 7 मिनट्स ऑफ टेरर का टाइटल दिया गया, जो यह दर्शाता है कि नासा के वैज्ञानिक उस समय कितना डरे हुए थे। परसिवरेंस के जरिए वैज्ञानिक मंगल पर मौजूद पानी को एक्सप्लोर करना चाहते थे। इसे जेज़ेरो नाम के एक एरिया में लैंड कराया गया था, जो असल में एक क्रेटर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से कई अरब साल पहले मंगल पर मौजूद नदियां अपने पानी को इसी क्रेटर में डिपॉजिट किया करती थी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वैज्ञानिक इसके सॉलिड सबूत भी ढूंढ चुके हैं। जेज़ेरो के अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के पत्थर मौजूद हैं, जो यह शो करता है कि वह कहीं और से आए हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ पत्थर इग्नियस भी हैं, यानी उनकी फॉर्मेशन लावा के सूखने की वजह से हुई थी। मार्स एक समय पर वॉल्केनिक हॉट स्पॉट हुआ करता था, यानी इस पर बहुत सारे ज्वालामुखी फटा करते थे। इसका सबसे सॉलिड सबूत ओलंपस मॉन्स नाम का यह माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा यह पहाड़ पूरे सौरमंडल में मौजूद सबसे ऊंचा पहाड़ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह असल में एक ज्वालामुखी है, जो एक समय पर बहुत एक्टिव हुआ करता था। वैज्ञानिक यह अंदाजा लगाते हैं कि इसके फटने की वजह से मार्स क्वेक्स भी फॉर्म होते होंगे, जो पूरे मंगल को हिला देते होंगे। जिस तरह पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों को अर्थक्वेक कहा जाता है, वैसे ही मंगल पर आने वाले भूकंपों को मार्स क्वेक्स कहते हैं। इन मार्स क्वेक्स को स्टडी करने के लिए नासा ने इनसाइट नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को मंगल पर भेजा था। 4 मई 2022 को इसने 4.7 मैग्नीट्यूड के एक पावरफुल भूकंप को रिकॉर्ड किया था। यह आज तक का सबसे पावरफुल रिकॉर्डेड मार्स क्वेक है, जिसके थ्रू मार्शियन इंटीरियर को बहुत डिटेल में स्टडी किया गया था। मार्स क्वेक्स मंगल के इंटीरियर को जानने का एक गोल्डन मौका होते हैं। भूकंप में क्रिएट होने वाली वाइब्रेशंस जब मंगल के अंदर जाती है तो उनके रिफ्लेक्शंस को स्टडी किया जाता है। इन रिफ्लेक्शंस को स्टडी करने से मंगल के 90% इंटीरियर की जानकारी मिल जाती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि इसी तकनीकी का इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड और सोनार जैसी टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है। जैसे फोटोग्राफी में लाइट वेव्स का इस्तेमाल करके इमेजेस क्रिएट होती हैं, वैसे ही अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके इमेजेस को क्रिएट किया जाता है। इनसाइट लैंडर ने अपने सीस्मोग्राफ के थ्रू परसिवरेंस की लैंडिंग को भी डिटेक्ट किया था। वैसे तो यह दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से 3500 किलोमीटर दूर थे, लेकिन परसिवरेंस की लैंडिंग की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से इनसाइट उसे रिकॉर्ड कर पाया था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग का मतलब इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मंगल की सतह पर प्रेजेंट होते तो आप किसी भी तरह उसकी लैंडिंग की वाइब्रेशंस को महसूस न कर पाते। परसिवरेंस अकेला ही मंगल की सतह पर नहीं उतरा था, बल्कि उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। इस बच्चे को वैज्ञानिक इंजीन्यूटी के नाम से बुलाते हैं। यह असल में एक हेलीकॉप्टर था, जो लैंडिंग के दौरान परसिवरेंस के अंदर मौजूद था। जब रोवर सक्सेसफुली लैंड हुआ तो इसके भी बाहर निकलने का समय आ गया। आपने हेलीकॉप्टर्स को पृथ्वी पर तो कई बार देखा होगा, लेकिन यह पहली बार था जब हम इंसान मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले थे। मंगल का वातावरण पृथ्वी के मुकाबले बहुत अलग है। वहाँ लगातार रेत के तूफान आते रहते हैं, जो किसी भी हेलीकॉप्टर को खराब कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगल पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस भी बहुत एक्सट्रीम होती है। जहाँ दिन का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, वहीं रात में यह तापमान -83 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतने लो तापमान में किसी भी स्पेसक्राफ्ट का जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है। आपको याद दिला दूं कि भारत का चंद्रयान 3 भी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की वजह से ही बंद हुआ था। तापमान के अलावा मंगल का वायुमंडल भी पृथ्वी से बहुत अलग है। पृथ्वी पर एयर पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, जो हेलीकॉप्टर्स को उड़ने में मदद करती है, लेकिन मंगल के साथ ऐसा नहीं है। मंगल पर छोटी सी छोटी चीज को उड़ने के लिए बहुत हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में वहाँ एक बड़ी हेलीकॉप्टर का उड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही कारण है कि इंजीन्यूटी को डिजाइन करते वक्त इसके वजन को बहुत कम रखा गया था। इस हेलीकॉप्टर का मास मात्र 1.8 किलोग्राम था, जो आजकल के लैपटॉप से भी हल्का है। वजन कम रखने के साथ साथ इसमें बहुत पावरफुल ब्लेड्स भी लगाई गई थी, जो इसे उड़ने में मदद करती थी। इंजीन्यूटी ने अपनी पहली उड़ान 19 अप्रैल 2021 को भरी थी। 40 सेकंड तक चलने वाली यह फ्लाइट बहुत ही ऐतिहासिक थी। यह पहली बार था जब हम एक हेलीकॉप्टर को एक दूसरी दुनिया में उड़ा रहे थे। इस फ्लाइट के बाद इंजीन्यूटी ने कई उड़ानें भरी। यह आसपास के एरिया को एनालाइज करके परसिवरेंस को गाइड करता था। इन दोनों का मेन मकसद ऐसी जगहों को ढूंढना था
जहां पानी के अवशेष पाए जा सकते हैं। अपने लाइफ टाइम में इंजेन्यूटी ने कई ऐसी जगह खोजी जिन्हें बाद में परसिवरेंस द्वारा एक्सप्लोर किया गया। एक्सप्लोरेशन से यह पता चला कि उस एरिया में पानी के कुछ अवशेष मौजूद हैं, जो यह दर्शाते हैं कि एक समय पर मंगल भी वाटर प्लैनेट हुआ करता था। 1004 दिनों तक फंक्शन करने के बाद अपनी 72वीं उड़ान भरते हुए इंजेन्यूटी में एक हादसा हो गया। 18 जनवरी 2024 को उसकी रोटर ब्लेड्स डैमेज हो गई और वो दोबारा कभी भी नहीं उड़ पाया। नासा की डेटा के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर ने टोटल 17 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस डिस्टेंस को कवर करने में इसे मात्र 2 घंटे 18 मिनट और 48 सेकंड का समय लगा था। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल था जिसके नेक्स्ट वर्जन को नासा अगले रोवर के साथ लॉन्च कर सकता है। इंजेन्यूटी के डैमेज के बावजूद परसिवरेंस अभी भी फंक्शन कर रहा है। आगे भी यह बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को सेंड करता रहेगा, जिसकी सबसे पहली खबर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। वैसे आपका फेवरेट मार्स स्पेसक्राफ्ट कौन सा है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।